हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1945 से शुरू होने वाले सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम लोग शुरू किए हैं लूसेंट सीरीज को, ताकि आप अच्छे से लूसेंट को स्टडी कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि लूसेंट हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एनसीईआरटी का सीरीज भी चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बुक जो लिखी गई है उसका बेस क्या है, एनसीईआरटी है। इसलिए आप दोनों सीरीज से जुड़ें। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है वेबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि 1945 में होता है। तो आप देखेंगे कि वार सिचुएशन जो है यूरोप का, वो अब इम्प्रूव कर रहा था, मतलब युद्ध थमता जा रहा था। लेकिन जापान के साथ जो ब्रिटेन का युद्ध था वो लंबा खींच रहा था। इसके कारण ब्रिटेन को इंडिया को पैसिफाई करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इंडिया से गुडविल मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन भारत के अंदर का जो सिचुएशन था वो भी दिन पर दिन खराब हो रहा था। क्यों डिटोरिएट कर रहा था? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन डिटोरिएट कर रहा था, साथ ही साथ महामारी ये सब फैल रही थी देश में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कम मजबूर था इस चीज़ के लिए कि वो आगे आए कुछ प्लान के साथ, ताकि इंडियन को सेटिस्फाई किया जा सके, इंडियन को संतुष्ट किया जा सके। इसके लिए आप देखेंगे कि आफ्टर कंसल्टेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन प्रॉब्लम, लॉर्ड वेबल द वाइस रॉय ऑफ इंडिया इशूड ए स्टेटमेंट नॉन एज वेबल प्लान। तो वेबल प्लान क्या था कि उस समय जो भारत के वाइस रॉय थे, जो अंग्रेज की तरफ से अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हैं इंडियन प्रॉब्लम्स पर। और जब कंसल्ट करने के बाद वो कुछ प्लान के साथ आता है भारत में, उसी प्लान को वेबल प्लान कहा जाता है। The plan was chiefly concerned Viceroy's Executive Council proposed certain changes in the structure of the council। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने का प्लान लेकर के यह वेबल प्लान आता है, ताकि इंडियन को संतुष्ट किया जा सके। मेन प्रोपोजल क्या था इस प्लान का? वेबल प्लान का मेन प्रोपोजल क्या था? वाज ए बैलेंस रिप्रेजेंटेशन टू द मेन कम्युनिटीज इन इट, इंक्लूडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज। मतलब भारत में जो भी मुख्य धर्म के लोग रह रहे थे संख्या के आधार पर, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का या उनको स्थान देने का। किस चीज़ में? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका स्थान सुनिश्चित करने का, या उनको मेजोरिटी स्थान देने का, जितना उनका रिप्रेजेंटेशन है उस हिसाब से स्थान देने का मुद्दा था इस वेबल प्लान में, जिसको लेकर के वेबल आया था भारतीयों के बीच। अब आगे हम क्या देखते हैं? सून आफ्टर द वेबल प्लान वाज इशूड। अब जैसे ही वेबल का प्लान इशू किया गया, उसके साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिनको जेल में डाल दिया गया था, उनको रिलीज किया गया। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स कॉल्ड एट शिमला। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स जो जेल में थे उनको रिलीज किया जाता है, भारत के 22 महत्वपूर्ण लीडर्स को, नेतृत्वकर्ताओं को बुलाया जाता है शिमला में मीटिंग के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कंसीडर द प्लान रीच्ड नो डिसीजन। हालांकि ये जो शिमला में जो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है 22 प्रोमिनेंट लीडर्स को, इंडियन लीडर्स को, बातचीत तो हुई लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकला। अब दिक्कत क्या था? वाट स्कटल्ड द कॉन्फ्रेंस वाज मिस्टर जिन्नाज अनफ्लिंचिंग स्टैंड दैट द मुस्लिम मेंबर्स अप्रूव्ड ओनली बाय मुस्लिम लीग शुड बी इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब इसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, बीच का रीढ़ का हड्डी बन गया, वो क्या बन गया? वो मुद्दा क्या बन गया? जिन्ना के द्वारा जो एक जिद पकड़ लिया गया, वो जिद क्या था कि मुस्लिम लीग के मुस्लिम मेंबर जो भी अप्रूव्ड होंगे मुस्लिम लीग के द्वारा, उन्हें ही इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम लीडर होगा, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह नहीं दिया जाएगा। वही मुस्लिम को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जाएगा जो मुस्लिम लीग के द्वारा अप्रूव्ड होंगे। तो ये पकड़कर जिन्ना बैठ जाते हैं, जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो जाती है और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है इस कॉन्फ्रेंस का। आगे आप देखेंगे कम्युनलिज्म दज अगेन बिकेम ए स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द ब्रिटिशर्स। यहाँ पर अगेन कम्युनलिज्म जो धर्मवाद है, ये इसका रोना शुरू हो गया। अब इसके कारण ये बातचीत सफल नहीं हो पाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये बल्ले बल्ले का सिचुएशन था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अगेन डिससेटिस्फैक्शन हो गया। तो ये ब्रिटिश के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर विभाजन फिर से बढ़ रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे 1945 का ही, वो आईएनए ट्रायल देखेंगे। आईएनए ट्रायल में हम लोग 3 महत्वपूर्ण नामों को देखेंगे। पहला पीके सहगल, दूसरा शाहनवाज खान और तीसरा गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। ये तीनों को ट्रायल पे रखा जाता है रेड फोर्ट, है ना, 1945 में। आगे हम क्या देखते हैं? टू इलूसिडेट डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ द कांग्रेस टू विन द लीगल बैटल, द ट्रायल ऑफ आईएनए प्रिजनर्स लेड टू द आउटराइट कन्विक्शन ऑन द चार्ज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द किंग एम्परर। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो नामी गिरामी वकील उस समय थे, कांग्रेस से जुड़े हुए जो नामी गिरामी वकील थे, वो इस केस में जीतना चाहते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, किनका? इन तीनों का पक्ष रखते हैं। लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? इन पर आरोप क्या था? तो आरोप था कि ये किंग एम्परर जो ब्रिटेन का रहा होगा, उसके खिलाफ युद्ध कर देते हैं, उसके खिलाफ बगावत करते हैं इस आरोप में। अब क्या हो रहा है? द प्रेशर ऑफ द इंडियन पब्लिक ओपिनियन
अगेंस्ट द कन्विक्शन हाउएवर सून माउंटेड हाई, लेकिन लोगों का समर्थन था पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन के साथ, इसलिए अंग्रेज पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दिस सुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज कंपेल्ड टू सस्पेंड द सेंटेंसेस इम्पोज्ड ऑन द INA कन्विक्ट्स। जो भी सज़ा मुकर्रर होती है इन तीनों को, पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन को, उसको वापस लेना पड़ता है। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आम लोगों का दबाव बढ़ जा रहा है। फर्दर डिससेटिस्फैक्शन स्प्रेड फास्ट अमॉन्ग द सोल्जर्स, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, सैनिकों के बीच में, जो भी भारतीय सैनिक थे उनके अंदर भी असंतोष की भावना उभर जाती है। द चीफ डिफेंस एडवोकेट ड्यूरिंग INA ट्रायल वाज, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, आपको याद रखना होगा कि चीफ एडवोकेट कौन थे उस समय INA ट्रायल के? तो भूला भाई देसाई थे। और अदर लॉयर्स कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, असफ अली था और मोहम्मद अली जिन्ना था। जो ये सारे महत्वपूर्ण लॉयर्स थे उस समय, लेकिन चीफ लॉयर कौन था? भूला भाई देसाई। आगे हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज क्या है, जिसको INA भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। तो अब देखेंगे कि जापानीज आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया। अब जापान की देखिए महारथी कि जापान जो है ब्रिटिश को भी डिफीट कर देता है। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। टू के नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वार, बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेज के सैनिक में थे और जो लड़ रहे थे जापानी सेना से, जब जापान ब्रिटेन को हरा देता है तो भारतीय सैनिकों को अपने कब्जे में ले लेता है, उनको जेल में डाल देता है। मार्च 1942 में एक कॉन्फ्रेंस होता है इंडियन का, जो कहाँ होता है? टोक्यो में होता है। एंड दे फॉर्म द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और जब ये कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें ये घोषणा होती है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई जाएगी। एट द बैंकॉक कॉन्फ्रेंस 1942, बैंकॉक में भी एक कॉन्फ्रेंस होता है 1942 में, जिसमें रास बिहारी बोस जो थे वो इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द लीग। इस लीग के प्रेसिडेंट किनको घोषित किया जाता है? रास बिहारी बोस को, तो ये याद रखना है। INA वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह, लेकिन INA का जो आइडिया था किसने दिया? मोहन सिंह ने दिया। INA वाज फॉर्म बाय रास बिहारी बोस इन 1942, लेकिन INA फॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है 1942 में। 1943 में आप क्या देखते हैं? INA वाज रीऑर्गेनाइज बाय सुभाष चंद्र बोस। INA को फिर से संगठित किया जाता है किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस हैड एस्केप टू बर्लिन इन 1941, बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस भाग निकलते हैं 1941 में, और इंडियन लीग वहाँ पर स्थापित करते हैं। इन जुलाई 1943 ही ज्वाइंड द INA एट सिंगापुर, 1943 में सिंगापुर में वो INA से जुड़ते हैं। देयर रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम, वहाँ पर रास बिहारी बोस जो हैं नेतृत्व का जिम्मेवारी किसको दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड INA वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर ऑन 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट और फ्री इंडिया बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। और INA किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे आप देखते हैं INA में 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स होते हैं, कभी कभार इससे क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्या था? सुभाष गांधी नेहरू, 3 ब्रिगेड था, सुभाष गांधी नेहरू, और रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए बनाया गया था। बट विद द डिफीट ऑफ जापान इन 1945, लेकिन आप देखते हैं कि 1945 में जापान हार जाता है, INA भी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। बोस इज सेड टू हैव किल्ड इन एन एयर क्रैश ओवर ताइपे ताइवान ऑन हिज वे टू टोक्यो इन अगस्त 1945। अगस्त 1945 में जब वो गुजर जाते हैं बोस, एक एक्सीडेंट में एयर क्रैश होता है। कहाँ पर होता है? तो ताइपे में होता है, जब वो टोक्यो की ओर जाते होते हैं। तो ये था आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।